नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर चैनल आप बीती पर। अगर आप डरावनी और रहस्यमयी कहानियों का आनंद लेते हैं तो यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की इस घटना से आपको एक नया अनुभव मिलेगा। आज की यह कहानी मेरे रिश्तेदार के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना मेरे दूर के चाचा जी रमेश की बेटी प्रियंका के साथ हुई थी। जब वह 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे इसके बारे में बाकी रिश्तेदारों से थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी, लेकिन कभी प्रियंका से खुद बात नहीं हो पाई। मैं हमेशा यह सोचता रहा कि जब कभी मुझे प्रियंका से मिलने का मौका मिलेगा तो मैं सीधे उसी के मुंह से यह घटना सुनना चाहूंगा। कुछ समय पहले हमारी मुलाकात हुई। आज प्रियंका एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और मुंबई में रहती है। हालांकि उसकी लाइफस्टाइल मॉडर्न है, लेकिन वह आज भी बेहद सादगी से रहना पसंद करती है। जब उसने मुझे इस घटना के बारे में बताया तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी उम्र उस वक्त क्या रही होगी, सिर्फ 16 साल की मासूम बच्ची। सोचकर दिल दहल गया कि उस राक्षस ने उसके साथ ऐसी नीच हरकत कैसे कर दी। अब मैं आपको वही कहानी प्रियंका के नजरिए से सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट भी जरूर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अब प्रियंका है और आज मैं आपको अपने साथ हुई उस भयानक घटना के बारे में बताऊंगी जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। यह बात मार्च 2007 की है। हमारा छोटा सा परिवार था और सर्दियों की रातों में हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद करते थे। उन रातों में दादी जो कुछ भी बना देती थीं, वो उदयपुर के मिठाइयों से भी ज्यादा लाजवाब लगता था। मैं उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और हमारे पापा का देहांत हो चुका था। मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त था। सुबह 8 बजे इंग्लिश कोचिंग, फिर स्काउटिंग की ट्रेनिंग, स्कूल और शाम को मैथ की कोचिंग। मैथ की कोचिंग से हम हर दिन शाम 7 बजे निकलते थे। हमारे गांव के पंडित जी कहते थे कि कभी कभी अलग लेखक भी पढ़ लेना चाहिए, शायद कुछ नया समझ आए। हमारा घर गांव के सबसे किनारे पर बना है, जिसके पीछे बांस के घने पेड़ हैं और बाईं तरफ हमारे खेत फैले हुए हैं। खेतों के पार एक नहर बहती है और दाईं ओर एक पतली सड़क निकलती है। सड़क के आगे एक खाली मैदान है, जिसके खत्म होते ही जंगल और कब्रिस्तान शुरू हो जाते हैं। दिन के समय यहां से गुजरते हुए एक पहाड़ी इलाका जैसा महसूस होता है, लेकिन रात को यह इलाका ऐसा बन जाता है कि अगर आप डरपोक हैं तो रूह कांप उठेगी। इसके डरावने माहौल के कई कारण हैं। सबसे पहले तो हमारे गांव में चोरों का खौफ है और दूसरी बात यह है कि अंधेरा होते ही सब कुछ डरावना लगने लगता है। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं कोचिंग से घर लौट रही थी और देर हो गई। मार्च में पेपर थे और रिवीजन बाकी था, तो कोचिंग से शाम के 7 बजे निकलते निकलते अंधेरा घिर चुका था। ठंड की वजह से गांव के लोग जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और मेरी मां परेशान हो गई थी कि मैं अब तक क्यों नहीं पहुंची। मैंने जल्दी जल्दी साइकिल उठाई और तेजी से पैडल मारते हुए घर की तरफ चल पड़ी। ठंड बढ़ चुकी थी और मुझे डर था कि कहीं और देर न हो जाए। जब मैं गांव की सड़क के पास पहुंची तो अचानक ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरी साइकिल का कैरियर पकड़ लिया हो। साइकिल रुक गई। मैंने घबराकर पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन मैंने फिर से जोर से पैडल मारा। साइकिल 10 कदम चली और अचानक फिर रुक गई। अब मुझे यकीन होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने डर के मारे जोर से कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही मैंने यह कहा और जोर से पैडल मारा, साइकिल फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से जोर से चीखा हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से पैडल मारती रही। थोड़ी देर में मैं घर पहुंची और डर के मारे दरवाजा पीटने लगी। मां ने फौरन दरवाजा खोला और मुझे उस वक्त लगा कि किसी तरह आज जान बच गई। उस समय रात के करीब 10 बजे रहे होंगे। मां मेरे बगल में सो रही थी और मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी।
तभी अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर की खिड़की पर कोई जोर से सांस ले रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा वहम होगा या फिर हवा तेज चल रही होगी, लेकिन मुश्किल से 10 मिनट ही बीते होंगे कि फिर से वही लंबी तेज सांसें सुनाई देने लगीं। मन में ख्याल आया कि मैं मां को जगा दूं और उनसे पूछूं कि यह आवाज कैसी है, पर मैंने चुप रहना बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद सोचा कि चलो मुंह धो लेती हूं ताकि डर थोड़ा कम हो जाए। जैसे ही मैंने नल खोला, मेरी चीख निकल पड़ी। मैं बिना मुंह धोए ही बाहर की तरफ दौड़ पड़ी और ध्यान से सुनने की कोशिश की। अब वही सांसें न सिर्फ खिड़की पर बल्कि दरवाजे पर भी सुनाई देने लगीं। मेरे मन में सवाल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ करना होगा, नहीं तो शायद यह रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाकर जोर से आवाज लगाई, कौन है दरवाजे पर? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर चिल्लाई, हम पूछ रहे हैं कौन है? पर उधर से सिर्फ भयानक सांसों की आवाजें और तेज हो गईं। अब मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो चुके थे और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मां को बुलाऊं, दरवाजा खोलूं या डर के मारे बिस्तर में घुस जाऊं। यह पहली बार था जब मुझे इतना गुस्सा आया, क्योंकि डर के मारे पसीने छूट रहे थे और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। गुस्सा इसलिए भी आ रहा था क्योंकि दादाजी ने घर के चारों तरफ इतने सारे दरवाजे और खिड़कियां लगवा दी थीं, जितने घर के अंदर लोग भी नहीं रहते। हर कोने में कोई न कोई दरवाजा था और यह ख्याल मुझे और बेचैन कर रहा था। करीब 15 मिनट बाद लगा कि अब सांसों की आवाज आनी बंद हो गई है। मैंने राहत की सांस ली और सोचा, चलो सो जाते हैं, सुबह मां को सब बता देंगे। मैं बिस्तर में घुस गई और खुद को तसल्ली देने की कोशिश करने लगी कि भूत प्रेत सब बकवास है। लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके यह तसल्ली झूठी लग रही थी। मैंने जबरदस्ती आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह 5 बजे का समय हो चुका था और मां ने कमरे से आवाज दी, क्या हुआ, आज कैंप नहीं जाना है क्या? तुम्हें तो आज स्काउटिंग की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए जाना है। मैं नींद से बोझिल आवाज में बोली, हाँ जाना है, लेकिन अगर लेट हो जाऊं तो आप कालिका भैया से कह दीजिएगा कि हमारे लिए रुक जाएं। कालिका भैया हमारे पड़ोसी थे और पास के कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों की कोचिंग भी साथ में होती थी और मैंने सोचा कि अगर वह मेरे साथ रहेंगे तो शायद कल वाली घटना फिर से नहीं होगी। मां ने मेरा चेहरा देखा और मेरी हालत देखकर वह थोड़ी परेशान हो गई। उन्होंने पूछा, कल रात को कुछ हुआ था क्या? पहले तो कहती थी कि अकेले आओगी और अब कह रही हो कि कालिका भैया के साथ आओगी। मैंने झेंपते हुए कहा, अरे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही कह दिया। मां ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, जाते वक्त मैं कह दूंगी उसे। फिर वह किचन की तरफ चली गई। पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कल रात की बात मैंने भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा था जो यह नहीं चाहता था कि मैं उसे भूल जाऊं। शाम को मैं कालिका भैया के साथ साइकिल पर घर लौट रही थी। हम दोनों साथ साथ साइकिल चला रहे थे और भैया मुझे अपने कॉलेज के हालात के बारे में मजे लेकर सुना रहे थे। तभी अचानक एक भयंकर बदबू चारों तरफ फैलने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मुझे कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, पर्दे फट रहे हैं। यह सुनते ही मेरी साइकिल का हैंडल छूट गया और मैं घबराकर कान दबाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मेरे कान के अंदर से कुछ अजीब सा कीड़ा रेंगता हुआ बाहर निकला। मैं दर्द से चीख पड़ी और उठने की कोशिश में वहीं जमीन पर तड़पने लगी। कई कीड़े मेरे कानों से बाहर निकल रहे थे और वे तेजी से रेंगते हुए पता नहीं कहां गायब हो रहे थे। लेकिन उस वक्त मुझे यह एहसास हो रहा था कि इतनी भयंकर बदबू मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कान के अंदर का दर्द इतना तेज था कि मेरी उठकर चलने या साइकिल उठाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। मैं वहीं पड़े पड़े चीखने लगी। जितनी तेज आवाज निकाल सकती थी उतनी जोर से चीख रही थी। तभी मुझे याद आया कि कालिका भैया भी मेरे साथ थे। मैंने घबराकर पीछे देखा, ये उम्मीद करते हुए कि वह मेरी मदद करेंगे।
मैंने घबराकर पीछे मुड़कर कालिका भैया को देखा, लेकिन जो नजारा देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह चेहरा किसी भी कीमत पर कालिका भैया का नहीं हो सकता था। उस डरावने दृश्य ने मुझे इतना हिला दिया कि मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब होश आया तो मैंने खुद को गांव के बीच में पाया। चारों ओर लोग अपने अपने कामों में लगे थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। मैं हड़बड़ाकर उठी और अपने कानों को छुआ। सब कुछ ठीक था, कहीं कोई निशान नहीं, न कीड़े न कोई दर्द। यह देखकर मैं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि शायद जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक बुरा सपना था। फिर मैंने सोचा, भैया किधर हैं? मैंने मां से पूछा। वह भैया कहाँ गए जो मुझे उठाकर लाए थे? मां ने जवाब दिया, अरे वही बेचारा लड़का जिसने तुम्हें सड़क से उठाकर लाया। तुम तो ऐसे चीख रही थी जैसे किसी ने तुम्हारे कान में डरावनी आवाज सुना दी हो। मैंने घबराकर कहा, कौन लड़का मम्मी? वहां तो कोई नहीं था और वह भैया नहीं हो सकता था। ये कहते कहते मेरा गला सूख गया, क्योंकि जिस भयानक चेहरे को मैंने देखा था वह कालिका भैया का चेहरा नहीं था। मां मेरी हालत देखकर परेशान हो उठी। उन्होंने मेरे चेहरे के बदले हुए हाव भाव को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा, तुम बताओगी नहीं तो कैसे समझ पाऊंगी, आखिर हुआ क्या है? रात के करीब 8 बजे का समय था। बड़ी मां मेरे लिए खाना लेकर आई और कहा, चलो खाना खा लो, बिना खिलाए तो हम नहीं जाने वाले। मैं जैसे तैसे पहला निवाला मुंह में डालने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूख गायब हो चुकी थी। तभी बड़ी मां ने अचानक पूछा, वह कैसा दिखता था और तुम्हारे कान में क्या बोला था? यह सुनते ही मेरा गला सूख गया और मेरे हाथ से निवाला छूटते छूटते बचा। मैंने घबराकर कहा, आपको कैसे पता चला? बड़ी मां मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैंने तो तुम्हारी मां से कहा था, पर वह मुझसे बोली कि डराओ मत, ऐसी बातें मत करो। मेरी हालत अब और खराब हो रही थी। मुझे लग रहा था कि यह सब कोई साधारण बात नहीं है। तभी अचानक मां कमरे में तेज कदमों से घुस आई और गुस्से में बोली, बड़ी मां इसे आराम करने दो, अब इसे ज्यादा परेशान मत करो। मां ने मुझसे कहा, चलो बिस्तर से बाहर निकलो और बड़ी मां भी चले, अब हम कुछ काम करेंगे। मैं मन ही मन बड़बड़ाती हुई उठी और बिस्तर से बाहर निकली। अब क्या मुसीबत है? जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, अचानक ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं दीवार से टकराई और मेरा सिर जोर से टकराया। इसके बाद खून बहने लगा और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब मैंने आंखें खोली तो मैं क्लिनिक में थी। कंपाउंडर अंकल मेरे सिर पर टांके लगा रहे थे। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कंपाउंडर अंकल ने पट्टी बांध दी थी और कालिका भैया को सख्त हिदायतें दे रहे थे। मुझे घर लाकर सीधा बिस्तर पर लिटा दिया गया। भैया ने जो सबको बताया उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, चाची इसके शरीर में खून नहीं बचा है। अंकल बोले, ये जिंदा कैसे है? ये तो समझ से बाहर है। इनकी आंखें खोलकर देखा तो अंदर पीली रेखाएं दिख रही थीं। ब्लड सैंपल ले लिया है, कल रिपोर्ट आएगी। यह सुनते ही मैं हड़बड़ाकर चीख पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 3 महीने पहले स्काउटिंग के लिए टेस्ट हुआ था और मेरा हीमोग्लोबिन 12 था। अब यह पीली रेखा कहां से आ गई? भैया ने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही मां ने गुस्से में कहा, अब तुम्हारा हर कैंप और बाहर जाना कैंसिल, और तुम्हारे सर को भी बता देंगे। मैं गुस्से में मुंह फेरकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि इस रात का डरावना सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। रात के करीब 2 बजे का समय था। तभी वही भयानक बदबू फिर से चारों तरफ फैलने लगी। दम घुटने लगा और मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैंने मां को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन मुंह से सिर्फ खून की बूंदें निकलने लगीं। मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पैर बांध दिए हों। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किसी तरह आवाज निकाल पाऊं या हाथ पैर चला सकूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मुझे अब यह एहसास होने लगा था कि कुछ बहुत ही गलत मेरे साथ हो रहा है।
मेरे शरीर के नीचे के हिस्से में भयानक दर्द शुरू हो गया और मुझे ब्लीडिंग महसूस होने लगी। मैं हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि इतना संघर्ष करने के बावजूद मां को मेरी हालत का एहसास क्यों नहीं हो रहा। दर्द के साथ आंसू निकलते जा रहे थे और रात के 2:30 गए थे। मैंने अपने हाथों पर गहरे नाखूनों के निशान देखे, लेकिन ये नाखून किसी और के थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस डरावनी आंखें, भयानक बदबू और उन नाखूनों का दर्द मुझे पूरी तरह तोड़ चुका था। मुझे लगा कि किसी अज्ञात ताकत ने मेरा पूरा शरीर नोच डाला है। मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वही कीड़े फिर से मेरे शरीर पर रेंगते हुए महसूस होने लगे। अब मुझ में हाथ पैर हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सुख का समय उड़ जाता है, लेकिन दुख की रातें बहुत लंबी होती हैं। उस रात मैं निढाल होकर बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे नहीं पता यह खौफनाक सिलसिला कब और कैसे रुका। बस इतना याद है कि मेरी आंखें छत पर टकटकी लगाए रह गई थीं। सुबह 7 बजे का समय हो चुका था। मां ने कमरे से आवाज लगाई, उठो और दवा लेकर आराम से लेट जाओ। लेकिन मैं अब भी जड़वत पड़ी रही, मानो मेरी आत्मा कहीं और भटक रही हो। मां बार बार कह रही थी, कुछ तो बोलो, लेकिन उठ जाओ, तुम्हें इस हालत में देखकर हमें भी बीमारी लगने लगी है। मेरी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन मैं उठने की हालत में नहीं थी। सच कहूं, उस दिन पहली बार मां पर चिल्लाने का मन हुआ, इतनी नाराजगी और बेबसी से भरा हुआ। किसी ने मेहरबानी दिखाते हुए मेरे ऊपर चादर डाल दी थी, लेकिन यह नहीं देखा कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तभी बड़ी मां कमरे में आई और बोली, उठो, मुंह धो लो। उन्होंने चादर हटाई ताकि मैं जल्दी से उठ जाऊं, लेकिन जैसे ही चादर हटी वह जोर से चीख पड़ी, अरे जल्दी आओ, देखो इसे किसी ने पूरी तरह से नोच डाला है। अरे राम, ये क्या भयानक दृश्य है। चादर हटाते ही पता चला कि मेरे हाथों पर गहरे नाखूनों की लकीरें उभर आई थीं और उनमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था। मेरा शरीर छोटे छोटे कीड़ों से ढका हुआ था जो मुझे चिपके हुए थे। बड़ी मां ने बिना समय गंवाए भैया को आवाज लगाई, इसे जल्दी मंदिर ले चलो, कुछ अनहोनी होने वाली है, जल्दी करो। मां ने रोते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है, कोई मेरी बच्ची को बचा लो। अब तक जो खौफनाक सिलसिला सिर्फ सूरज ढलने के बाद शुरू होता था, वह आज दिन के उजाले में भी सामने आ रहा था। जैसे ही भैया ने मुझे मंदिर ले जाने की कोशिश की, किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जोर से धक्का दिया। भैया गली में मुंह के बल गिर पड़े और मैं उनसे दूर जा गिरी। तभी वही भयानक बदबू फिर से चारों ओर फैलने लगी। अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया, मंदिर तक तुझे कोई ताकत नहीं ले जा सकती। हाँ हाँ हाँ। फिर किसी ने मेरे हाथों में नाखून घुसा दिए और मुझे पेड़ पर उल्टा लटका दिया। यह दृश्य देखकर घर के सारे लोग चीखने लगे और उस ताकत से मेरी जान की भीख मांगने लगे। लेकिन वह ताकत यहीं नहीं रुकी। मुझे पेड़ से उल्टा लटकाकर जोर से धक्का दिया और मैं पेड़ की डाल के साथ धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। सिर फट चुका था और खून का फव्वारा बहने लगा। भैया दौड़ते हुए मेरे पास पहुंचे और किसी तरह मुझे उठाया, लेकिन अब समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे मंदिर ले जाएं या अस्पताल। हर कोई कंफ्यूज था, क्योंकि वह ताकत मुझे मंदिर ले जाने से रोक रही थी, लेकिन डॉक्टर के बिना भी मुझे बचाना मुश्किल था। अब मेरी आंखें पलटने लगी थीं और मैं वहीं निढाल होकर फैल गई। तभी भैया ने मां से कहा, चाची, हम इसे मंदिर ले चलते हैं, आप डॉक्टर से फोन पर बात कर लीजिए। फिर भैया ने मुझे अपनी पीठ पर टांग लिया और मंदिर की ओर चलने लगे। अचानक एक तेज तूफान उठ खड़ा हुआ, इतना भयंकर कि एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया। भैया ने मुझे नीचे लिटा दिया और कहा, रुको, मैं कपड़ा लेकर आता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से पीठ पर बांध सकूं। लेकिन यह फैसला गलत साबित हुआ। जैसे ही भैया ने मुझे नीचे रखा, वह अदृश्य ताकत मुझे घसीटते हुए ले गई। घर के लोग पीछे पीछे दौड़े, लेकिन उसकी रफ्तार तूफान जैसी थी। वह मुझे घसीटकर कहीं अदृश्य हो गई। घर वालों को बस मेरी चीखें सुनाई दे रही थीं और मुझे वही भयानक बदबू का एहसास हो रहा था। मेरे खून की बूंदें टपक रही थीं और हर तरफ नाखूनों के निशान छोड़ रही थीं। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, कौन हो तुम?
मुझसे क्या चाहते हो? मैंने पूरी कोशिश करके मुंह से बोलने की कोशिश की। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो? लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ फुसफुसाहट निकली और फिर मैं वहीं बेहोश हो गई। मैं पेड़ से गिरते हुए लुढ़क गई और घसीटने की वजह से मेरा पूरा शरीर छिल गया था। सिर पहले से ही फट चुका था, इसलिए लगातार खून बहता जा रहा था। अगर उस वक्त कोई डॉक्टर होता तो शायद वह यही कहता, अब कुछ नहीं बचा, इसको बचाना नामुमकिन है। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक बेहोश रही। जब होश आया और मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो डर के मारे चीख निकल गई। मैं एक ऊंचे और घने पेड़ पर अटकी हुई थी। यह पेड़ काफी पुराना था, जिसकी घनी और कांटेदार टहनियां मेरे शरीर में गड़ रही थीं। मुझे यकीन हो गया था कि अगर इस ऊंचाई से गिरती तो जिंदा बचना नामुमकिन था। यह पेड़ भी अजीब था, इतना लंबा और कटा फटा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसे पेड़ पर इतनी टहनियां कैसे उगाई थीं। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शरीर में ताकत ही नहीं बची थी और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं पेड़ से गिर गई और बीच में कहीं अटक गई। दर्द से रोने का मन कर रहा था। मन में सवाल उठा, आखिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ईश्वर से अपनी मौत की भीख मांगने लगी। पूरा शरीर जख्मी था और मुझे यकीन नहीं था कि कभी ठीक हो पाऊंगी। उस वक्त मुझे मौत ही बेहतर विकल्प लग रही थी। तभी चारों तरफ भयानक बदबू फैलने लगी और मेरा डर और बढ़ गया। अब क्या होने वाला था? क्या इससे भी बुरा कुछ बचा था? तभी मैंने देखा कि डाल के अंदर से कीड़े रेंगते हुए मेरी ओर बढ़ रहे हैं। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन यह ख्याल कि ये कीड़े मेरे शरीर के अंदर घुस जाएंगे मुझे पूरी तरह तोड़ रहा था। मैं चिल्लाने लगी, माँ, मम्मी, मुझे बचा लो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हिम्मत जुटाकर बाईं ओर देखा, जहां कम टहनियां थीं। मैंने दर्द में चीखते हुए करवट बदली और नीचे की ओर थोड़ा सरक गई। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा नीचे आई, वही भयानक ताकत फिर से प्रकट हो गई। इस बार उसने इतना जोरदार शोर मचाया कि मेरे कान फटने लगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भयंकर बदबूदार सांस मेरे मुंह के पास ही हो। फिर किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया। मैं घबराकर चीख पड़ी, मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उस ताकत ने जवाब देने के बजाय अपने लंबे नाखून निकाले और मेरे पैरों को जांघ से लेकर घुटने तक फाड़ डाला। दर्द से मेरी चीखें गूंजने लगीं। इसके बाद उसने मुझे पेड़ से धक्का दे दिया। इस बार मैं बिना अटके सीधे जमीन पर आ गिरी। ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर की हड्डियां टूट गई हों। दर्द इतना तेज था कि बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं गला फाड़ फाड़ कर रोने और चीखने लगी। मुझे लगा कि मैं किसी घने जंगल में हूं। वहां लोग अक्सर अपने जानवर चराने लाते थे। तभी मेरी दहाड़ भरी चीखों को किसी ने सुना। सुशील ने कहा, अबे सूरज, उधर तालाब के पास से कोई रोने की आवाज आ रही है, जरा ध्यान लगाकर सुन। सूरज ने उसे चिढ़ाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम्हारी अम्मा है रे, पता नहीं तू क्या क्या सुन लेता है। सुशील ने फिर कहा, अबे मैं सच कह रहा हूं, फिर से आई सुन सुन। इस बार उसने बाकी बच्चों को भी बुला लिया। आओ सब लोग, कोई सच में रो रहा है। सारे बच्चे इकट्ठे होकर सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक मेरी आवाज बंद हो चुकी थी और सिर्फ आंसू मेरी बंद आंखों से टपक रहे थे। अचानक वही भयानक बदबू चारों ओर फैल गई। उसने मुझे उठाकर हवा में धनुष की तरह मोड़ दिया। मेरे शरीर की हर हड्डी चरमराने लगी और दर्द से मेरी भयंकर चीखें निकल पड़ी। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। उसने मेरे कान में अपनी नुकीली जीभ घुसेड़ दी, जैसे कि वह एक कान से घुसकर दूसरे से बाहर निकालना चाहता हो। मेरी चीखें हवा में गूंजने लगीं। माँ, मम्मी, बचाओ। इस बार बच्चों में से राहुल बोला, अरे यार, उधर कोई फंसा है। मोनू भी चौकन्ना होकर बोला, हाँ यार, सुन तो मैं भी रहा हूं, लेकिन उधर जाने की मनाही है, अब क्या करें? तभी मोहित बोला, देखते हैं, चलो चलते हैं, पता नहीं कौन फंसा हो, लेकिन एक बात तय है, अगर सब ठीक रहा तो इस बारे में घर पर कोई चर्चा नहीं करेगा। सभी ने एक दूसरे से कसम खाई और तालाब की तरफ बढ़े। धनुष की तरह मोड़ने और इतनी देर तक हवा में झूलते रहने से मेरी सांसें उखड़ने लगी थीं।
जांघें फटी, सिर फटा, हाथ फटे, शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बचा था जो सलामत हो। मन में मौत का इंतजार था, लेकिन आंखों को उम्मीद थी कि काश कोई वहां से गुजरता, मुझे देख लेता और बचाने के लिए दौड़ पड़ता। इस बीच गांव में खबर फैल गई थी। जिसके भी कानों में यह घटना पहुंची, सबके रोंगटे खड़े हो गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। लोग कह रहे थे, इधर जाओ, उधर देखो, लेकिन सबके दिल में डर था। धीरे धीरे यह खबर पड़ोस के गांव के पंडित जी तक भी पहुंची। वह भी मुझे देखने और मदद के लिए निकल पड़े। मां बेहोश पड़ी थी और बड़ी मां डॉक्टर को बुलाने में जुटी थी। गांव के सारे ताकतवर जवान लोग इकट्ठा होकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। औरतों को, जो थोड़ी कम डरी हुई थीं, गांव के अंदर तलाशी में लगाया गया। इस वक्त गांव के एक बुजुर्ग दादा ने सबको समझाया, अपने साथ लोहे और आग लेकर चलो, हम सबको साथ में ही निकलना होगा। लोगों ने अलग अलग गुट बनाए और मुझे खोजने के लिए जंगल में फैल गए। इधर उस शैतानी ताकत ने अपनी नुकीली जीभ मेरे कानों के आर पार कर दी। मैं तड़प कर चीख उठी, बचाओ, कोई मुझे बचा लो। मेरा पूरा शरीर दर्द और खून से भरा हुआ था और हर तरफ से भयानक बदबू मुझे घेरे हुए थी। अब तक यही सवाल मेरे मन में गूंज रहा था, कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो? लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ कमजोर फुसफुसाहट निकल पाई। मेरी आंखें बंद होने लगीं और धीरे धीरे मैं फिर से बेहोश हो गई। तभी वह भयानक ताकत चिल्लाई, कोई नहीं बचा सकता, जितना चीखना है चीख ले। इसके बाद उसने अपने नाखून मेरे पेट में घुसा दिए और अंदर से कुछ नोच कर खाने लगा। मैं दर्द से तड़पते हुए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा लो। इस बीच तालाब के पास पहुंचते बच्चों की टोली सहम गई। सबकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन राहुल थोड़ा समझदार था। उसने सबको समझाते हुए कहा, देखो भाई, वहां कोई लड़की फंसी है, ये तो पक्का है। अब क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमें आगे जाना ही पड़ेगा। मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता कि किसी की बहन को कोई इस तरह तकलीफ दे। यह कहकर राहुल आगे बढ़ने लगा और उसके साथ बाकी बच्चे भी चल पड़े। जैसे ही वे बच्चे पास पहुंचे, उन्होंने मुझे देख लिया। तभी उनमें से एक लड़का बोला, अबे तू तो बोला था लड़की है, ये क्या है? राहुल ने सबको शांत रहने का इशारा किया और फुसफुसाते हुए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे और मुझे ध्यान से देखा, उनमें से 3 लड़के डर के मारे बेहोश होकर लुढ़क गए। राहुल की भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं, इन्हें यहां नहीं छोड़ सकते। ये सुनते ही सभी बच्चे घबराकर बेहोश हुए तीनों को उठाने लगे और जानवरों को वहीं छोड़कर गांव की ओर भागने लगे। भागते वक्त किसी ने अपने जानवरों की भी सुध नहीं ली। सब बस जान बचाने में लगे थे। जब गांव के लोगों ने भागते हुए इन बच्चों को देखा तो उनकी हालत देखकर सबके होश उड़ गए। बच्चों के बदन तप रहे थे, किसी के कपड़े फटे थे और किसी के पैरों में चोट लगी थी। लोग घबराकर पूछने लगे, हुआ क्या है? लेकिन बच्चे इतने डरे हुए थे कि कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद सूरज को होश आया। सबने उससे बार बार पूछा, क्या हुआ? सूरज कांपती आवाज में बोला, चाचा, वो दीदी, उल्टा, खून, शैतान। यह कहते हुए उसने हाथों से इशारा किया, मानो कोई व्यक्ति हवा में उल्टा लटका हो। फिर वह दहाड़ मारकर रोने लगा। तभी पंडित जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने बच्चों की हालत देखकर समझ लिया कि यह बुरी आत्मा का असर है। उन्होंने लोगों से कहा, इन बच्चों को जल्दी से हनुमान जी के मंदिर या पूजा घर ले चलो, वरना यह आत्मा इन्हें अपना शिकार बना लेगी। सभी लोग बच्चों को लेकर हमारे घर के पूजा घर में पहुंचे। पंडित जी ने कहा, सब अपने अपने घरों में अगरबत्ती और दीप जलाकर यहां आओ। हमें एक साथ रहना होगा ताकि यह आत्मा किसी और को अपना शिकार न बना सके। लगभग 1 घंटे के अंदर सभी लोग पूजा घर में इकट्ठा हो गए। मां को भी होश आ गया और वह भी वहां पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। हर कोई मन्नतें मांगने लगा ताकि यह बला टल जाए। पंडित जी ने हनुमान जी की पूजा की तैयारी की। रति चाची ने अपने बड़े स्पीकर लाकर लगाया और माइक से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद बच्चों को भी होश आ गया। जैसे जैसे उनकी हालत बेहतर होने लगी, सबने थोड़ी शांति की सांस ली।
लेकिन अब भी डर का माहौल बना हुआ था। रात के करीब 3 बजने वाले थे और ऐसा लगा जैसे उस भयानक आत्मा को किसी बात का एहसास हो गया था। वह अचानक चिल्लाने लगी, यह गलत किया, अब सबको इसकी सजा मिलेगी। उसने अपनी नुकीली जीभ मेरे कान से बाहर खींच ली। अचानक एक भीषण आंधी चलने लगी और पेड़ आपस में टकराने लगे। इसके बाद उसने मेरे दाहिने हाथ को कसकर पकड़कर मुझे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपनी बदबूदार जीभ से मेरे पैरों के तलवे चाटे और नाखूनों से उन्हें चीर दिया। इससे पहले कि खून बहता, उसने अपनी नुकीली जीभ तलवे के अंदर घुसा दी। उस असहनीय दर्द से मेरी आंखें फैल गईं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। बस खुली आंखों से अपनी मौत का तांडव देख रही थी। उस राक्षसी ताकत ने मेरे साथ हर संभव बुरा कर्म किया। दर्द इतना असहनीय था कि मुझे लगा इसका कोई अंत नहीं होगा। उसने अपने नाखूनों से मेरे पूरे शरीर को चीरा और हर हिस्से से खून रिसने लगा। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि सिसकियां निकालने की भी ताकत नहीं बची थी। तभी अचानक बदबू कम होने लगी। मुझे महसूस हुआ कि वह आत्मा अब वहां नहीं थी। एक पल को लगा कि शायद उसने हम पर दया कर दी है और हमें छोड़ दिया, लेकिन फिर ख्याल आया शायद वह गांव की तरफ गया है। उसे वहां चल रहे हनुमान चालीसा के पाठ से तकलीफ हो रही थी। वह कानों को बंद करते हुए चीख रहा था और छटपटा रहा था। गांव में सब लोग पहले से तैयार थे। गांव के युवक हनुमान चालीसा का घूम घूम कर पाठ कर रहे थे और किसी भी इशारे का इंतजार कर रहे थे जिससे पता चल सके कि वह शैतान किधर है। उनका मानना था कि जब वह शैतान इस तरफ आएगा तभी वे हमें भी ढूंढ पाएंगे। इधर मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब शरीर लाश जैसा हो गया था। न हिलने की ताकत बची थी और न आंसू बहाने की। मैं बस बिस्तर पर पड़ी भगवान को याद कर रही थी। गांव के लोगों को काफी देर तक भी जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने सामूहिक सलाह करके जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। अब इंतजार की सीमा खत्म हो चुकी थी। सबने हनुमान जी का जयकारा लगाते हुए और मंत्रों का जाप करते हुए जंगल की ओर कदम बढ़ाए। इस बीच मेरी आंखें पलटने लगी थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि शरीर ने अब पूरी तरह जवाब दे दिया है। शायद अब वह मेरा साथ नहीं दे पा रहा था। तभी अचानक वही भयानक बदबू फिर से फैलने लगी, लेकिन इस बार हमारे पास डरने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उसने मेरे बचे खुचे शरीर को नोच डाला और खून की धारें बहने लगीं। मैं बस बेबस पड़ी थी और वह मुझे हाथों पैरों से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहा था। इस बीच गांव के लोग जयघोष करते हुए पास आ रहे थे और हर जयकारे के साथ उस शैतान को भयानक पीड़ा हो रही थी। वह कानों को बंद करते हुए चीख रहा था, लेकिन उसे अब समझ आ गया था कि ये लोग नहीं रुकेंगे। गुस्से में उसने मेरे हाथ और पैरों को तोड़ा और मुझे घसीटते हुए ले जाकर एक खोखले पेड़ के तने में ठूंस दिया। लोग अब काफी करीब आ गए थे, लेकिन तभी उसने तेज हवा का एक भयानक गुब्बार उठा दिया, जिससे धूल लोगों की आंखों में भर गई और जयकारे धीमे पड़ने लगे। तभी पीछे से बड़ी माँ और भैया आते दिखे, लाठी और हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के साथ। भैया के हाथों में कुछ सामान भी था, जिसे देखकर बाकी लोगों को थोड़ी हिम्मत मिली और वे आगे बढ़े। लोगों ने झाड़ियों और पेड़ों के बीच मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। तभी एक चाचा जी को खून की लकीर दिखाई दी, जो मेरी घसीटे जाने की निशानी थी। वे उस लकीर का पीछा करते करते खोखले पेड़ तक पहुंच गए। शोर और जयकारों के बीच वह शैतान अचानक गायब हो गया था, लेकिन अपने नाखूनों के निशानों से ऐसा इशारा कर गया था जैसे कह रहा हो, मैं फिर आऊंगा। चाचा जी ने जोर से सबको बुलाया और लोगों ने मिलकर मुझे खोखले पेड़ से बाहर निकाला। मेरी सांसें अब लगभग थम चुकी थीं। शरीर की दुर्दशा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बड़ी माँ ने वहीं दिया जलाकर मेरे पास आरती की और माथे पर घुमाया। जैसे ही उन्होंने मेरे मुंह में प्रसाद डाला, खून के साथ कीड़े बाहर निकलने लगे और मैं निढाल होकर लुढ़क गई। भैया ने तुरंत मुझे गोद में उठाया और तेजी से भागने लगे। बाकी लोग भी उनके पीछे दौड़ पड़े। छोटे चाचा जी ने पहले से ही गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी। जैसे ही भैया मुझे लेकर पहुंचे, सब फौरन अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स को मेरी हालत देखकर सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा,
हमने अपने करियर में इतनी कम उम्र की किसी बच्ची के साथ इतनी भयानक दरिंदगी कभी नहीं देखी। डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया, इसके शरीर के अंदरूनी अंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इतनी गंभीर चोटों के बाद इसकी हालत में सुधार होना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया, शायद यह बच्ची अब कभी मां नहीं बन पाएगी। गांव के लोग जो मेरी दुर्दशा देख रहे थे, हिम्मत हार चुके थे। किसी में भी कुछ कहने या करने का साहस नहीं बचा था। इस बीच मां ने घर पर महामृत्युंजय जाप शुरू करवा दिया। सभी लोग दुआ और इलाज में जुट गए। अस्पताल में डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे और गांव में भगवान से मन्नतें मांगी जा रही थीं। अब इलाज और दुआ दोनों साथ चलने लगे। कभी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाया जाता, तो कभी दवाओं और पूजा पाठ के जरिए उम्मीद की किरण जगाई जाती। आखिरकार डॉक्टर साहब की मेहनत रंग लाई। हमारे अंदरूनी घाव भर गए और सबसे बड़ी राहत यह मिली कि हम मां भी बन सकती थी। पूरी 1 साल 7 महीने और 20 दिन के बाद मैं अपने घर की चौखट पर कदम रख पाई। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। पूरी घटना बताने के बाद प्रियंका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज इतने सालों बाद भी हमारी हिम्मत नहीं होती कि रात को घर के बाहर निकले। लेकिन हॉरर फिल्मों से अब हमें डर नहीं लगता। उसकी मुस्कान देखकर मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से मेरा दिल पूरी तरह दुख से भर गया था। उसकी कहानी सुनने के बाद मैं अपने आंसू किसी तरह रोक रहा था। मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, कोई आत्मा इतनी बुरी दरिंदगी कैसे कर सकती है? उस वक्त प्रियंका की उम्र ही क्या रही होगी, एक मासूम, प्यारी और कोमल सी बच्ची। उसके साथ इतनी क्रूरता कैसे हो सकती थी? प्रियंका आज भी बहुत खूबसूरत और सादगी से रहती है। शायद उसी मासूमियत की उसे सजा मिली थी। जब हमारे परिवार को इस हादसे के बारे में पता चला, तो हम सभी उससे मिलने गए थे। बाद में हमें पता चला कि वह शैतान कौन था। वह एक बदनाम आत्मा थी, एक ऐसा इंसान जिसकी शादी नहीं हो पाई थी। वह गंदा और बदतमीज था, दूसरों की इज्जत नहीं करता था और लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझता था। एक बार उसके लिए बिना लड़की को बताए रिश्ता लाया गया था और शादी की बात पक्की हो गई थी। लेकिन जब वह लड़की उससे मिलने पहुंची, तब उसका भयावह स्वभाव सबके सामने आ गया। लड़की ने अपने घर वालों को सब बता दिया और शादी से इनकार कर दिया। गुस्से और अपमान में आकर उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने उस लड़की को भी निर्ममता से मार डाला। उसकी मृत्यु के बाद वह आत्मा उन लड़कियों को अपना शिकार बनाने लगी जो उस लड़की की शक्ल से मिलती थीं। आखिरकार गांव वालों ने उस आत्मा को बंधक बना लिया और उसे एक अनजान जगह दफना दिया ताकि वह किसी और को शिकार न बना सके। आज प्रियंका भले ही शहर में रहती है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, लेकिन वह उस घटना को याद करके आज भी कांप उठती है। वह बहुत प्रतिभाशाली और आधुनिक है, लेकिन उस भयानक घटना का डर आज भी उसके दिल में बैठा हुआ है। वह दुआ करती है कि ऐसा दर्द किसी और के हिस्से में ना आए। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची और डरावनी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, क्योंकि हर डर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सबक।